बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा भर्ती परीक्षा 2023। यह सामान्य विज्ञान का पुस्तक है। इसको हम टॉपिक वाइज करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम टॉपिक वाइज करेंगे शुरू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस थे। भारत में चिकित्सा के जनक चरक को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस थे। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत माने जाते हैं। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिया एनिमेलिज्म पुस्तक के लेखक हैं अरस्तू। हिस्टोरिया प्लेंटोरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था कैरोलस लिनियस ने 1753 में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप एवं जंतु है। समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत के सदस्य जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, नीलहरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। ये मोनेरा जगत के सदस्य हैं, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक नहीं होता है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को सम्मिलित किया जाता है। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ ये प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। यूकेरियोटिक में क्या उपस्थित होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। चलिए दोस्तों, जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में किया था। जीवाणु की खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। जीवाणु नाम दिया था एरेनबर्ग ने 1829 में। जीवाणु का नाम किसने दिया? तो एरेनबर्ग ने 1829 में दिया था। कोशिकीय संरचना वाले छोटा जीव क्या कहलाता है? तो जीवाणु कहलाता है। कोशिकीय संरचना वाले छोटा जीव क्या कहलाता है? जीवाणु कहलाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोशिका विज्ञान। इससे पहले है दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। राइजोबियम जीवाणु जो है ये दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कौन परिवर्तित करता है? तो राइजोबियम परिवर्तित करता है।
दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? तो लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस ये दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। जीवाणुओं में राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है? तो 70S प्रकार का पाया जाता है जीवाणु। चलिए प्रोटोजोआ में देखते हैं। प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग गोल्डफस ने किया था। गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा, हिस्टोलिका। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा, हिस्टोलिका। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। यूग्लिना क्या कहलाता है? तो हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। चलिए अब विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। संसार का सूक्ष्मतम जीव है विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम जीव कौन होता है? तो विषाणु होता है। विषाणु के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने 1892 में किया था। विषाणु की खोज किसने किया? तो इवानोवस्की ने 1892 में किया था। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं किसके? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं। विषाणु का जो आकार होता है 0.15 से 0.2 माइक्रोन के बराबर होता है। विषाणु का आकार 0.15 से 0.2 माइक्रोन के बराबर होता है। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होता है? तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोशिका विज्ञान। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका कहलाता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाता है? कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 39 में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 39 में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं किसमें? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं किसमें? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी काय के बारे में देखते हैं। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय की खोज किसने किया? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सिस्टर्नी कहते हैं। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो गोल्जी काय को। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं या यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो ये अस्त्रवन है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो अस्त्रवन है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो गोल्जी काय के ही द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण होता है वो गोल्जी काय के द्वारा होता है। चलिए हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे।
लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1948 ईस्वी में किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने कब किया? 1948 ईस्वी में। लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम होता है। लाइसोसोम क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या कहलाता है? आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही कोशिका का एटम बम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की खोज किसने किया? तो पैलेड ने किया था। कब किया? तो 1953 ईस्वी में किया था। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए व प्रोटीन के। राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वारा। राइबोसोम का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो केंद्रिका के द्वारा होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम द्वारा होता है। राइबोसोम के द्वारा किसका क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या कहलाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। आइए हम लवक के बारे में जानते हैं, जिसको हम प्लास्टिड बोल देंगे इसमें। लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है किसमें? तो ये पादप में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? पादप में। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। ओवर्नी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्नी लवक जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है ओवर्नी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्नी लवक जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ओवर्नी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की जो कोशिका होती है उसमें ओवर्नी लवक पाया जाता है। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? तो क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट करता है। पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? तो हरित लवक के कारण होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो केरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम धातु ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है कौन? तो ये हरित लवक करता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो ये हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो जेंथोफिल के कारण होता है। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरिका जेंथिन के कारण होता है पपीता में पीला रंग। सेब में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। सेब में जो लाल रंग होता है ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैप्सेंथिन के कारण होता है। मिर्च में जो लाल रंग होता है ये कैप्सेंथिन के कारण होता है। गाजर में कौन सा वर्णक होता है? तो कैरोटीन होता है। गाजर में कौन सा वर्णक होता है? कैरोटीन। चलिए अब केंद्रक और रसधानी एवं तारकाय के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? तो 1831 में किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। कोशिका प्रबंधक का कार्य कौन करता है? तो ये केंद्रक करता है। कोशिका प्रबंधक का कार्य कौन करता है? तो ये केंद्रक करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। केंद्रक क्या कहलाता है? कोशिका का दिमाग। केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमेटिन। केंद्रक का मुख्य भाग क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का। क्रोमेटिन क्या किसके बना होता है? ये प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। कोशिका की जो निर्जीव रचना क्या है? तो रसधानी है। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में।
राजधानी किसमें पाया जाता है? तो ये पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तारकाय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी। तारकाय सेंट्रोसोम जिसकी खोज किसने की? बोवेरी। तारकाय पाया जाता है किसमें? तो जंतु कोशिका में पाया जाता है तारकाय। नेक्स्ट चलिए हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहलाता है केंद्रक की विभाजन की प्रक्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसको मियोसिस बोलते हैं, ये लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है। मीटोसिस यानी माइटोसिस जिसको हम कायिक समसूत्री विभाजन कहते हैं, ये कायिक कोशिकाओं में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहते हैं, ये लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। असूत्री विभाजन किस में होता है? ये जीवाणु में होता है। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? तो वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फॉर्मर व मुरे ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? तो फॉर्मर और मुरे ने किया था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जैव विकास के बारे में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत ये डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो ये डार्विन थे। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिक का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था किसने? डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा? तो ये डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये डब्ल्यू वाटसन ने किया था 1905 में। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहलाता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम में होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने? तो हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया था। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में है। आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से। आरएनए का संश्लेषण किससे होता है? तो डीएनए से होता है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोज यानी आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो राइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? 10% होता है। डीएनए बहुलक है किसकी? तो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है डीएनए। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? तो डीएनए देता है। प्रोटीन का निर्माण करता है कौन? तो आरएनए करता है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएनए की जो श्रृंखला होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ पे? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अब ये हम वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो थैलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा समूह के पौधे होता है सुकाय। थैलोफाइटा समूह का जो पौधा होता है वो क्या होता है? सुकाय होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह कौन है? तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा को। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है किसको? ब्रायोफाइटा को। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डायसोनिया। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है? तो डायसोनिया है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन है? तो जियोप्सिस है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डायसोनिया, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जियोप्सिस। संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे कहाँ उगते हैं? तो ये नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स कौन है? तो एजोला। एजोला जो है सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं शैवाल के बारे में। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है लेमिनेरिया। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल कौन सी है? तो लेमिनेरिया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? तो ये मैक्रोसिस्टिस है। सबसे बड़ा शैवाल कौन है? तो मैक्रोसिस्टिस। और सबसे छोटा शैवाल कौन सा है? तो ये क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास। सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास सबसे छोटा शैवाल है। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस है। अब नेक्स्ट हम कवक के बारे में पढ़ेंगे। कवक है क्या? तो ये कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। कवक क्या है? तो कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। प्रमुख कवक है यीस्ट, मशरूम, खमीर। ये सभी क्या है? कवक है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। और शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। कवक में जो भोजन संचित रहता है वो किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला कवक है सेकेरोमाइसिस नामक कवक। सेकेरोमाइसिस नामक कवक का उपयोग डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट। ईस्ट का भी प्रयोग होता है डबल रोटी बनाने में। अब नेक्स्ट देखते हैं। शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट। ईस्ट का प्रयोग शराब उद्योग में किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेन बने होते हैं किसके? तो ये कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन किसके बने होते हैं? कवक एवं शैवाल से। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो थियोफ्रेस्टस ने किया था लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन कहलाता है कॉर्टिकोल्स। पेड़ की छालों पर जो लाइकेन उगता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स कहते हैं। कॉर्टिकोल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन कहलाता है सेक्सिकॉल्स। चट्टानों पर जो लाइकेन उगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सेक्सिकॉल्स कहते हैं।
गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कैप्रोफिल कहलाता है। क्रेप्रोफिल कहलाता है गोबर पर उगने वाले कवक। लाइकेन सहायक होता है किसमें? तो ये मृदा निर्माण में सहायक होता है लाइकेन। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। नेक्स्ट देखते हैं हम, इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है लोबेरिया इरवेनिया रोमेनिला। लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है, लोबेरिया इरवेनिया रोमेनिला। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अनावृतबीजी के बारे में। अनावृतबीजी जिसको हम जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं नग्न, आवरण नहीं होता है, यानी अनावृतबीजी समूह के पौधे में बीज होते हैं नग्न रूप से बीज होते हैं, इस पर आवरण नहीं होता है, तो इसको अनावृतबीजी को हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। सबसे बड़ा अनावृतबीजी पौधा कौन है? तो सिकोया जो है ये सबसे बड़ा अनावृतबीजी पौधा है। सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा पूछा जाएगा तो जेमिया पिग्मिया हो जाएगा। सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा कौन सा हो जाएगा? जेमिया पिग्मिया। साबूदाना प्राप्त होता है किससे? तो साइकस से होता है। साइकस से क्या प्राप्त होता है? साबूदाना प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अनावृतबीजी पौधे में परागकण की क्रिया होती है वायु के माध्यम से। अनावृतबीजी जिसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, इसमें परागकण की क्रिया किससे होती है? तो वायु के माध्यम से होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आवृतबीजी के बारे में। आवृतबीजी जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, इस समूह के पौधे में बीज होते हैं फल के अंदर। यानी आवृतबीजी समूह के पौधे में बीज कहाँ होते हैं? ये फल के अंदर होते हैं। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो ये यूकेलिप्टस है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन है? तो लेमना है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन